Past paper question 7, page 261. Following are the summarized, कुछ जगह मुझे किताबें नज़र नहीं आ रही. Following are the summarized statements of financial position. बातें ना करें हाइब्रिड में, आखिरी रो में बस बुक निकालनी है. Statements of financial position of heptagon and ellipse. ठीक है, heptagon और ellipse वो तो ठीक है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ. हेप्टागॉन शेप्स होती हैं, वो तो पेंटागॉन होती थी. एलिप्स. पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागॉन लिमिटेड. ये ना कोई शायद एसोसिएट हो फिर हमारी ये, लेकिन इस सवाल में देखेंगे नीचे जाके पता चलेगा. लेकिन इसने बैलेंस शीटें सिर्फ दो दी हुई हैं, एक पेरेंट की और एक सब्सिडरी की. अभी तो हमें ये भी पता नहीं चला कि पेरेंट कौन है, सब्सिडरी कौन है. तो इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागॉन एट कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट में डेटर होंगे, कैश होगा, ये चीज़ें होंगी. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 2, लायबिलिटीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन. ऑन यकम जनवरी 22. अब अगर इसने हमें प्री आर ई दे दी तो वेल एंड गुड, लेकिन वरना हमें वर्किंग 6 करनी पड़ेगी प्री आर ई निकालने के लिए. अच्छा जी, मोबाइल यूज़ ना करें. ऑन यकम जनवरी 2022, यकम जनवरी 2022 को पी एक्वायर्ड 60%, तो ये सब्सिडरी है फिर हमारी. इन ईल एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन एचएल्स बुक्स. देखें ना, हमें तो ऊपर से भी पता चल गया था, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नज़र ही नहीं आ रही. तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की कोई भी एंट्री नहीं की, और मेरे ख्याल से उसे कैश नहीं दिया होगा, कोई और ही प्रोग्राम चल रहे होंगे तो उसको कैश नहीं दिया होगा. ऑन यकम जनवरी 2022 HL acquired 60% shares in EL at following consideration which has not been recorded in parent books, जो पेरेंट की बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई. एक शेयर, अच्छा पहले निकाल लेना सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं. 65 मिलियन इंटू 60%, 30 पॉइंट. ऑरेंज ब्रीफ केस में कितने शेयर हमारे पास आए हैं, 39 मिलियन. 1 शेयर इन पी, मेरा एक शेयर ले लो, किताब पे नजर रखें. 1 शेयर इन पी वॉज गिवन फॉर एवरी 3 शेयर्स इन ईएल. तो पी गेव कितने शेयर्स, 39 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 13 मिलियन शेयर हमने उसे ब्रीफ केस में डाल के दे दिए. ऑरेंज ब्रीफ केस में 39 मिलियन शेयर आए, हमने उसे 13 मिलियन शेयर पता नहीं दे दिए या दे देंगे, ये देख लेते हैं, ये एक अलग बहस है. दे दिए तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और दे देंगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट. 1 शेयर वॉज गिवन फॉर एवरी 3 शेयर्स इन एल वॉज गिवन, दे दिए. एट एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ पी एंड सब्सिडरी. सब्सिडरी की तो एनसीए की फेयर वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगी अगर रेलिवेंट हुई. तो एचएल के शेयर्स ये हैं. इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट. एज पर क्वेश्चन 0. एक मिनट, थोड़े से शेयर ले लो. अब ये जो शेयर ले लो की एंट्री, जी क्वांटिटी
चलें जी, ये वर्किंग 1.1 शुरू हो गई है। एज पर क्वेश्चन सवाल में गिवन नहीं थी, आज पूरी एंट्री करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल है। तो बैलेंस शीट के फेस पे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई 702 से। करें नोट, कुछ लोग बरकत के लिए आए हुए हैं, आइडेंटिफाई करता हूँ मैं। ओके चलें आगे, बस ठीक है। अच्छा, एट फॉलोइंग कंसिडरेशन विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर। तुमने मुझे शेयर दिए ना, उसके बदले में तुम्हें कैश देता हूँ 5। याद रखिएगा ये सब्सिडरी के शेयर्स हैं जो मुझे मिले हैं। 195 मिलियन मेरे से और ले लेना 2 साल बाद। 195 मिलियन, देखें ना, आप सब्सिडरी के 39 मिलियन शेयर खरीद रहे हैं, तो कैश पे कर रहे हैं सऊदी किंग को 5 रुपए पर शेयर 2 साल बाद। तो कैश पे करना है 2 साल बाद 195 मिलियन। कैश पेमेंट ऑफ 5 पर ईच शेयर ऑफ सब्सिडरी विल बी पेड आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद 195 देने, प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी एक्सीड अ सर्टेन लेवल। ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं आई है 37 वाली, ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है पेएबल। डिस्काउंट रेट गिवन होता तो इसकी हम पीवी निकालते, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू टाइप दे दी है। 195 की आज फेयर वैल्यू 143 है और ईयर एंड पर थोड़ा सा टारगेट मीट होता नजर आ रहा था, तो उसकी फेयर वैल्यू बढ़ के उसको कहां से इग्नोर करना है। ये मैं आपको एंट्री बताता हूं, नहीं फाइनेंस कॉस्ट नहीं। मैं देखें, ये जो विटामिन का मसला है ना, जिन जिन बच्चों में आ रहा है, वो पेज 27 के जाके ना गोलियां खाएं। पेज 27 की, असल में ना जितना पेज 27 में कमजोरी होगी ना, वो सारी पेपर पे बाहर निकलेगी। पेज 27, कैश पेड नहीं, शेयर्स इशूड नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं, contingent consideration, record contingent liability at fair value on the date of investment debit, payable credit, recording of gain loss at balance sheet date। बैलेंस शीट डेट के ऊपर गेन लॉस रिकॉर्ड करने हैं आपने। जाहिर बात है ये लाइबिलिटी 195 पे पहुंचनी है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये अनवाइंडिंग तब होता है जब डिस्काउंट करते हैं हम। तो अगर अब उसने टारगेट मीट कर गई और लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये वाली एंट्री होगी, लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। और अगर उसने टारगेट मीट ना किया और लाइबिलिटी कम हो गई और कम पैसे देने पड़े, आप बता दें ओरिजिनली मैं लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करूं? 143 पे, 195 पे 2 साल बाद वाली वैल्यू पे या आज वाली वैल्यू पे? 2 साल बाद वाली वैल्यू 195, 2 साल बाद वाली वैल्यू 190। अगर आज दें तो 143। ईयर एंड पर वो टारगेट अचीव करने की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं अब फील कर रहा हूं ज्यादा लायबल। अब मुझे बता दें वर्सेस वाली कैलकुलेशन से जब मैं गुजारूंगा तो 150 वर्सेस 143, 7 से लाइबिलिटी बढ़ानी है। ये गम रिकॉर्ड होगा, ये गम रिकॉर्ड होगा P&L में। उधर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट टाइप की चीज होती थी, और इधर अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करे तो आज मैंने देनी है तो 143, साल के एंड पे देनी है तो 150, और 2 साल बाद देने हैं तो 195। इस 143 को आहिस्ता आहिस्ता 195 पे लेके जाएंगे, लेकिन हो सकता है अगर बुरा परफॉर्म करने लग जाए तो हम नीचे भी लाना पड़े लाइबिलिटी को। वहीं जाके एंट्रीज करते हैं। कैश पेमेंट ऑफ, ये 5 पर शेयर तो उसने फटा डाला था, 195 इसको लिखना चाहिए था इधर। कैश पेमेंट ऑफ 195 मिलियन इज पेड आफ्टर 2 ईयर्स लेटर। अब प्रोवाइडेड डेट का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है ये कंडीशनल चीज है, ये डिस्काउंट रेट वाली वो नहीं है, ये परफॉर्मेंस वाली है। तो परफॉर्मेंस वाली में आपने अक्सर देखा होगा वो फेयर वैल्यू देते हैं, पीवी निकालने को नहीं कहता।
तो द फेयर वैल्यू ऑफ दिस लाइबिलिटी एट एक्विजिशन डेट वाज 143, बट एट ईयर एंड इट हैज इंक्रीज टू 150. अब कैश ले लेना अगर अच्छा परफॉर्म करोगी, प्लीज 195 को टोटली इग्नोर करें क्योंकि डिस्काउंट रेट लेके इसकी पीवी नहीं निकालनी. इन्वेस्टमेंट डेबिट डेट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, वो डेट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड तो सबसे अच्छा फिक्रा होता है, खुल्लम खुल्ला जो मर्जी करें, खुद रिकॉर्ड करें, आसान आसान एंट्रियां. इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितने से जी, और लाइबिलिटीज में कितना चला जाएगा 143. एक और एंट्री होगी, इसको मैं नीचे नहीं लिख रहा, सामने लिख देता हूं, प्लस लाइबिलिटी को 7 से बढ़ा दें और खर्चे को 7 से बढ़ा दें. सीआरई पेज 27 वाली सारी चीजें सीआरई में जानी है. ये पेरेंट का एक्सपेंस है. अब इन एंट्रीज को मैं पोस्ट नहीं कर रहा, बस वर्किंग 1 में आपने 845 ले जाना है. अब टोटल क्या होगा 702 और 143 845. तरतीब से चलें, 702 और 100 वर्किंग 1 में वो चला जाएगा. शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और फेस पे पेएबल बढ़ेगा और खर्चा बढ़ के पेएबल और बढ़ जाएगा. इससे फ़ायदा ये होगा कि लाइबिलिटी नज़र आने लग जाएगी 150 में. तो ये जो लाइबिलिटी होती है ना, ये रीमैयर होती है, अनवाइंड नहीं होती, ईयर एंड पे रीमैयर होती है. और अगर 143 की बजाय 142 देना होता तो 1 रुपये से लाइबिलिटी कम कर लेते हैं. खींच लें तस्वीर, फिर मैं आगे चलता हूँ. तो एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल नहीं थी. इन्वेस्टमेंट्स में से सवाल में नज़र क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि जो डील हुई है ना वो कैश पे हुई नहीं. एक कैश उधार कर लिए और एक शेयर इशू कर दिए, तो फिर ऊपर अकाउंटेंट रिकॉर्ड करने भूल गए. हमें कैसे पता चला? सवाल कह रहे हैं रिकॉर्ड करना भूल गए. एट एक्विजिशन डेट ईएल रिटेन्ड अर्निंग व 300, कोई जरूरत नहीं वर्किंग 6 की. प्री आर ई गिवन है. एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ ईएल एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ लैंड which was carried at 50, it had a fair value of 80 and had a value in use of 70. इस बात को क्वेश्चन मार्क लगा दें. अभी ये एक और जगह भी ना समझानी है, कल याद करा दीजिएगा इंशाल्लाह, कल ये समझा दूंगा. इस बात को भी क्वेश्चन मार्क लगा दें. अच्छा जी, नहीं अगली लाइन नहीं पढ़नी. अब जी वही सारा एक सवाल एक दफ़ा आया था, हमने स्टेप 1 किया था, स्टेप 2 किया था, वो ज़रा करते हैं, शायद आपको याद हो. कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू. कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, रिवैल्यूएशन, सरप्लस. नहीं, 1 मिनट पहले इसकी एंट्री impairment test, revised book value, recoverable amount, higher of, fair value minus higher, impairment loss 0. पोस्ट करें, कभी आ भी तो सकता है ना. नहीं सीआरई में कभी ना जाती. ये एक्विजिशन डेट वाली एडजस्टमेंट्स हैं. इसकी एंट्री होती इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट
लिख लो एंट्री। एक्विजिशन डेट वाले सारी चीज़ें वर्किंग 1 में जाती हैं। बादशाही मस्जिद गए हुए थे। स्टेप 1 रीवैल्यू, स्टेप 2 इम्पेयरमेंट टेस्ट। साथ वाला देखें चिल मोड में तो नहीं गया हुआ, या आपकी तरह लिख रहा है साथ साथ। चिल मोड में गया हुआ तो उसको देख के मुस्कुरा दें। स्टेप 1 पे हम रिवैल्यू करेंगे और स्टेप 2 पे हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कल इस पे ना एक पूरा सवाल होना है जिसमें लिखा होगा इस तरह की लाइन, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाई है। ये एडजस्टमेंट हो गई थी, इसको मैं इंशाल्लाह रिवाइज भी कराऊंगा आखिरी 2-4 मिनट में। इम्पेयरमेंट टेस्ट carried out at 30 June 2022 indicated that goodwill has been impaired by 15 million. The management believes that impairment arose due to a temporary adverse conditions. क्या करें फिर, रिकॉर्ड करें या छोड़े परे? छोड़े परे यार, इसमें क्या अब क्यों वाई, बस करें रिकॉर्ड, खत्म होगी बात। छोड़े परे वाला क्यों? और टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस है तो इम्पेयरमेंट वापस आ जानी, आएगी तो बता देना। तो ऐसे ही बस तंग करने के लिए। अब उसको समझ नहीं आ रही ना, कंसोलिडेशन में करेगा बस इम्पेयरमेंट। एस आर ई डेबिट, सी आर ई डेबिट, एस आर ई, क्योंकि एन सी आई फेयर वैल्यू पे। आगे अमाउंट ही दे दिया बस उसने। ऑन 1 जुलाई 2021 एच एल एक्वायर्ड 6 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 30% शेयर होल्डिंग इन ऑक्टागॉन। साल के पहले दिन ऑक्टागॉन के हमने शेयर खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागॉन एट कॉस्ट, ये किताबों में रिकॉर्ड हो गए हैं ये, क्योंकि उस पर कैश दिया होगा। तो ये वर्किंग 7 शुरू करते हैं 100 रुपये से। 100 रुपये से वर्किंग 7 शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, 6 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 30% शेयर होल्डिंग है उसकी ऑक्टागॉन में। ऑन दैट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एसोसिएट वॉज 16। कभी भी नहीं लेनी आपने, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एसोसिएट कहीं नहीं यूज होती। एक और सवाल मैंने बताया था। ऐसे तंग करने के लिए मुझे बताएं, तंग करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। हमने उसके शेयर कितने रुपए देके खरीदे हैं? वी एक्वायर्ड 6 मिलियन शेयर्स फॉर 100 मिलियन। तो 100 मिलियन हमने पे किए हैं, 6 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 16.67। बाजार में इसका शेयर 16 रुपए का था, मुझे क्यों 16.67 का मिला है? क्योंकि किसी से 30% लेने मुश्किल होंगे। 30% लेने के लिए तो पता नहीं कितनों की मिन्नतें करनी पड़ती होंगी। तो मैंने किसी एक बंदे से 30% हिस्सा इसका खरीद लिया होगा। तो मुझे शेयर कितने के मिले हैं? तो शेयर्स को परचेज प्राइस पे यहां डालना होता है या शेयर्स की फेयर वैल्यू पे? परचेज प्राइस पे। 30% शेयर, 70% शेयर, 80% शेयर कभी बाजार से नहीं मिलते। इसके लिए कोई पुराना ओनर पकड़ना पड़ता है जिसके पास इतने शेयर हों। और दूसरी बात लिख लें, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू हमेशा, अनलेस के सवाल कह दे आई बॉट 6 मिलियन शेयर्स एट फेयर वैल्यू ऑफ ₹16, वो तो फिर कॉस्ट ऑफ शेयर्स होगी ना। ड्यूरिंग द ईयर ओएल रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 60 एंड पेड टोटल डिविडेंड ऑफ
20। आगे ना पढ़ें, आप बता दें क्लोजिंग आरई गिवन है, एसोसिएट की बैलेंस शीट ही नहीं दी हुई, क्लोजिंग आरई गिवन है नहीं। अब क्लोजिंग आरई गिवन नहीं, प्री आरई भी कहीं गिवन नहीं, ना क्लोजिंग गिवन ना प्री आरई गिवन, तो मैं जितनी मर्जी जान मार लूं मैं वर्किंग 6 कर नहीं सकता। जब वो कर नहीं सकता तो फिर क्लोजिंग माइनस प्री वाला तरीका फेल हो गया। अब मैं क्या करूं, पोस्ट पैट, लेकिन याद रखिएगा फिर इधर डिविडेंड भी माइनस करना होगा। कितना है प्रॉफिट, ये फैक्टर भी लगाना होता है लेकिन आज सवाल में इसलिए नहीं लगाना कि हमारे साल के पहले दिन खरीदी, वरना ये फैक्टर भी लगाना होता है। पूरा साल हमारे पास रही है, क्या 60 हमारा या 60 का एंड पेड टोटल, टोटल ये हमारा नहीं है, करें नोट। अभी मैं कैरिड ऑन ही निकाल रहा, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट हो आपस की। लिखें वर्किंग 6 नहीं हो सकती थी, इसलिए पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड वाली अप्रोच लगाई है। वर्किंग 6 नहीं हो सकती थी इसलिए पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड वाली अप्रोच लगाई है। ओके देखिए ना, क्लोजिंग माइनस प्री आ रही है, अब जितनी मर्जी जान मार लें, यू कैन नॉट कैलकुलेट। ओके ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा पी रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ ओएल्स डिविडेंड एज अदर इनकम, पी ने अपनी अदर इनकम में डाल दिया हुआ है। भाई पी एंड एल का सवाल होता तो कैंसिल करना था, ये किसका सवाल है, एक ने पे किया होगा तो दूसरे ने, तो इसलिए क्वेश्चन 12 के 5 टाइप है। आपने डिविडेंड को कोई वो नहीं करना कुछ जब भी पेड हो जाए, क्योंकि एक पे करके रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरा रिसीव करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या कोई रिसीवेबल पेबल खड़े होंगे, अगर इसके रिसीवेबल पेबल खड़े भी होते तो ये तो एसोसिएट है हमारी, तो इसके तो कैंसिल वैसे ही नहीं होते। ओके ड्यूरिंग द ईयर ओएल्स मेड सेल्स ऑफ 50 मिलियन टू एचएल, ये ओएल कौन है, एसोसिएट ने किसको सेल की है, पेरेंट को, एट 20% अबव कॉस्ट यानी मार्कअप। 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय एचएल ड्यूरिंग द ईयर, तो कितनी रह गई, पहले ज़रा डिसाइड कर लेते हैं कि ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के फेस पे जानी है या ये एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जानी है। किसने बेचा, अब लॉजिक पे रखें, रट्टा ना मारें, किसने बेचा, एसोसिएट ने, किसने खरीदा, पेरेंट ने, किसकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, पेरेंट की। तो अब ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के फेस पे होनी है, और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाना है, सीआरई। ये तो अल्लाह का शुक्र है एसोसिएट की सारी एडजस्टमेंट्स किसे हिट करती हैं, सीआरई। आपका दिल चाह रहा है कि वर्किंग नंबर 8.1 ना करें, दिल चाह रहे हैं ना करें, चलें आज और आगे बढ़ें, आज वर्किंग 8.1 भी ना करें। ये किससे किसकी तरफ है, अनसोल्ड 50 इंटू 40%, 50 इंटू 40%, 20 डिवाइडेड बाय
इंटू 7% लगाएं, हाय 7% लगाएं, 3 पॉइंट इंटू सर ऐसे भी पेपर में कर सकते हैं, नहीं पेपर में करने के लिए अलग क्लासें हैं। व्हाट इज दिस, एक मिनट, व्हाट इज दिस, एक्सेलेंट, सोल्ड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अनसोल्ड का प्रॉफिट, व्हाट इज दिस, पीस शेयर। आप पहुंच गए हैं, वापस आना पड़ेगा आपको। और क्रेडिट कहां होगा ये, वहां नहीं मेरे भाई, वहां तो कोई दुनिया नहीं है, इन्वेंट्री में क्रेडिट हो जाएगा वहां। पता नहीं क्या कर रहा है, कोई सवाल जानदार डाल नहीं रहा कंसोलिडेशन के आगे। ओ हाँ, ये तो बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है। एट 30/22 एसोसिएट हैज अ रिसीवेबल ऑफ 25। एसोसिएट ने उससे 25 लेने हैं, बेची तो काफी ज्यादा चीजें लेकिन अभी तक 25 उसने लेने हैं। एसोसिएट का वैसे तो नजर भी नहीं आ रहा, नजर आ भी रहा होता तो इग्नोर कर देना था, काट देना था। वाई, एसोसिएट है। अच्छा आगे, एमएफए वाले भाई जाओ जरा। पॉइंट नंबर 3 एक दफा तसल्ली से मेरे साथ ना रिवाइज कर लें। पॉइंट नंबर 3, ताकि सुबह वाला हमारा टाइम एक दफा सेव हो जाए। किसकी किताबों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, जाओ आप फिर समझ लेना दोबारा क्लास को यूट्यूब पे। पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, कितने की, 650 की। भाई को जाने दो, एमएफए, बीए, बीएफए, हाँ एमएफए, बीएफए, सीएफए, एफसीए, अच्छा कोई एक दो बंदा बरकत के लिए बैठ जाए, मैं फिर करा दूंगा। ऑन 1 जनवरी 2022 हमारे साल के मिड में पी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ लाइफ ऑफ 30 years फॉर रुपीज। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, देख लें भाई, एमएफ वाले चले जाएं, 600 एंड रेंटेड आउट टू सब्सिडरी फॉर ₹4 million पर मंथ। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की उसने खुद बता दिया हेल्ड फॉर रेंटल है इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन 650 पे क्यों आ रही है जब तुमने खरीदी 600 पे है? तो जाके देखते हैं IAS 40 में ये कौन सा मॉडल लगा रहा है। द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन बुक्स एट फेयर वैल्यू ऑफ 650 मीन्स IAS 40 लगा रहा है। उसने एक टी अकाउंट बनाया होगा 600 कैरिड ऑन 650 और गेन लेके गया होगा 50 का। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा मॉडल लगा रहा है? फेयर वैल्यू मॉडल। अब पहली तो बात है, क्या पेरेंट ने अगर सब्सिडरी को प्रॉपर्टी रेंटल पे दे दी है और इन दोनों को हम एक सर्कल में ले लें और इन दोनों के दरमियान की दीवार आपस में तोड़ दें, पेरेंट और सब्सिडरी की और इन दोनों को अलग अलग ना समझे, एक ले लें, तो एक ने दूसरे को अगर प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो क्या वो कह सकते हैं कि मैं IAS 40 लगाऊंगा? नहीं, इट इज नॉट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल। ये रेंटल के लिए नहीं है, ये तो आपकी अपनी है। अब वो उसी से इनकम कमा के खुश हुई जा रहे हो, तो वो रेंटल इनकम को भी शायद इनकम नहीं मानेंगे हम P&L जब बना रहे होंगे, तो उसी से इनकम कमा के खुश हुए जा रहे हो। तो इसलिए इसको क्लासिफाई कहाँ करें? आगे हैं, ले आए इधर, शुरू करते हैं 2-3 मिनट। अच्छा, इसको यहां से क्या कर दें? कैंसिल कर दें। कितना? 650 को यहां से कैंसिल कर दें, उठा के फारग कर दें, या वो सॉरी नीचे से 650 को यहां से कैंसिल कर दें और डाल दें यहां पर। डन। अच्छा जी, अब क्या हो गया, जल्दी बताएं, क्या हो गया? IAS 40 से IAS 16 में चला गया, IAS 40 से IAS 16 में चला गया। अब IAS 40 ने क्या कर दिया था? फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर दिया था। और IAS 16 क्या चाहता है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर
दें तो गेन उल्टा दें और क्या रिकॉर्ड कर दें, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।